बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाएं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, नौजवान नस्ल के हवाले से है। और वो ये है कि हम देखते हैं कि आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्ट नज़र आ रही है, लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारी वजूहात जहाँ पर हैं, एक बड़ी वजह हम ये भी देखते हैं इसकी कि नौजवान जो हैं जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आखिर उन्हें कौन सा ट्रैक पे जाना चाहिए, अपनी स्टडीज़ में आगे किस चीज़ का जो है वो उन्हें इंतखाब करना चाहिए। और इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ कोई ऐसे काउंसलिंग सेंटर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर नौजवान जाएं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सुने और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। इससे ऐसे मौके मिल जाते हैं कि आपके लिए राहें जो हैं वो हमवार हो जाती हैं। दूसरे लोगों के जब आप एक्सपीरियंस सुनते हैं, अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें जो है सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से आप सीखते हैं और उनको मंजर आम पर लाने की कोशिश भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमती सतह पर भी ऐसे कुछ काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए जो कि नौजवानों की रहनुमाई करें ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सके। तो पहला सेगमेंट शामिल करेंगे, मौसम की सूरत हाल जानेंगे टुडेज वेदर में। जी, तो शहर लाहौर का मौसम कैसा है? सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात क्या कहता है, जानेंगे। ताहिर जमील होंगे हमारे साथ। ताहिर बताइएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? शहर लाहौर के अगर मौसम की बात करें तो परसों होने वाली बारिश के बाद शहर में जो सर्दी की शिद्दत है इसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। ख़ासकर सुबह और शाम के औकात में जो सर्दी है इसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। इस वक्त दर्जा हरारत की अगर बात करें तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि शाम के औकात में कम से कम दर्जा हरारत गिरकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त हवा 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि इसमें नमी का तनासुब 80% है। आज जोहर के वक़्त में बारिश का भी इम्कान है, शहर में हल्की बारिश होगी। ताहम आज तो बारिश हो रही है, अगले 2 से 4 तक मजीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन आज होने वाली बारिश है, जो शहर का मौसम है उसमें जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद थे। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। तो शहरियों को जो है वो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो लोग जो सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, मोटर बाइक्स पे जाते हैं, अच्छी तरह से अपने आप को कवर करें ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। आज की टॉप स्टोरीज डिस्कस कर लेते हैं। डेली सिटी 42 में आज कौन कौन सी अहम खबरें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास खबर है जी, 3 अरब से 11 पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा, वर्किंग पेपर और फिजिबिलिटी कॉर्पोरेशन को इरसाल कर दी गई है। हॉल रोड पर तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया है। 7 प्लाजे सील किए गए हैं। ताजिर बिरादरी परेशान नजर आ रही है। अगली खबर है जी, पैरागन केस और अबूरी जमानत खारिज हो गई है। खादा सलमान रफीक और खादा साद रफीक को गिरफ्तार किया गया है। हमजा शहबाज को एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया गया है। बल्दियाती इदारों के असासों की छानबीन करने का फैसला किया गया है। ये हैं आज की हमारी टॉप स्टोरीज। डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान और उनके हमरा आसिफ जाफरी मौजूद होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, पहली खबर की जानिब जाते हैं। 3 अरब से 11 पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा है। अभी जो शहर लाहौर में सूरत हाल है, बेहंगम पार्किंग की वजह से हम देखते हैं ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर होता है। और इससे कबल भी मेरे ख्याल से मेयर साहब देख रहे थे, एक पार्किंग प्लाजा बन रहा था। इस तरह के मंसूबे बना लिए जाते हैं, अमल दरामद बहुत ताखीर से होता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मंसूबे तो पहले भी मौजूद हैं। आपने लिबर्टी में पार्किंग प्लाजा बनाया, आपने रंगमल चौक में डी पार्किंग प्लाजा बनाया था, डी चौक जिसको बोलते थे, वो पार्किंग प्लाजा बनाया। लेकिन आपके रोड पे भी तो बन रहा है ना आपके दिमाग को ठीक करने के लिए कोई प्लाजा बनना चाहिए। आप हर एक जगह को कमर्शलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। आपने लिबर्टी का प्लाजा सिर्फ इसलिए फेल कराया कि आप उसके टॉप पे रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे, आप उसके बॉटम में दुकानें बनाना चाहते थे। आपने डी चौक जो रंगमल में प्लाजा बनाया, रंगमल चौक में प्लाजा बनाया,
उसमें भी आपने यही किया कि नीचे दुकानें बनाई, ठीक है, दुकानदारों ने 8-8 फुट की दुकान ली, किराए पे ली, लीज पे ली, और उसके बाद उन्होंने 50-50 फुट आगे जो है अपना सामान रखा। आप जब भी चले जाएं आपको नजर आएगा, ये जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें, इस काम को आप नहीं रोक सकते। पूरी दुनिया में प्लाजे बनते हैं, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, मैंने दुनिया में देखा है प्लाजे बनते हैं, लेकिन वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, वहाँ सिर्फ पार्किंग होती है और काफी एक्सपेंसिव होती है। ऑब्वियसली जब आप कमर्शियल एक्टिविटीज भी वहाँ पर रखेंगे तो आपकी पार्किंग भी फेल हो जाएगी। मैं आपको ना बताता हूँ, यहाँ पे आप लिबर्टी जो प्लाजा बनाया आपने पार्किंग का, आप चले जाए, आपके 2 फ्लोर तो उस होटल वाले ने कब्जे में क्यों है, उसके वो गार्ड खड़े हैं, वो आपको गाड़ी खड़ी करने नहीं देते। आप नीचे दुकानदार हैं, आप वैसे सोचते हैं कि पहले मैं इसको हाइट पे लेके जाऊं, फिर नीचे आऊंगा, लिफ्ट चलेगी नहीं चलेगी, बिजली आ रही होगी नहीं आ रही होगी। तो आपको जो ज़रूरत थी, तो आप अगर पार्किंग प्लाजा बनाते हैं, बरकत मार्केट में बनाएं, हार रोड पे बनाएं, जहां मर्जी बनाएं, खुदारा सिर्फ पार्किंग प्लाजा बनाएं। ये आमिर भाई वर्किंग का उन्होंने जिक्र तो किया, वर्किंग पेपर मुकम्मल कर लिया गया है। नहीं, वर्किंग पेपर मैं कह रहा हूं सिर्फ पार्किंग प्लाजा बनाएं। कि आप इनकी बात पे आपने, मैं इनकी बात को दोबारा दोहराऊंगा और उस पर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि लाहौर में पार्किंग प्लाजाज नाकाम क्यों हैं। एक चीज़ जो इन्होंने बताई, और दूसरा हम लाहौरियों का मिजाज। एक बहुत बड़ा मसला है इसका भी है कि हम जहाँ गाड़ी जगह मिलती है वो नहीं देखते, पार्क कर लेते हैं बस। ये जो बात की उन्होंने कि 2nd फ्लोर पे जाएंगे, पार्क करेंगे, फिर नीचे आएंगे, ये मिजाज नहीं है हमारा। और इसके लिए मिजाज बनाना पड़ेगा हम सबको अपना। मेरा भी नहीं है, मैं खुल के इसका इजहार करता हूँ, मैं भी इसी शहर का हूँ, कि ये चीज़ हम लोगों में नहीं है। जब तक हम में ये चीज़ नहीं आएगी, सिविक सेंस नहीं आएगी, हम ये पार्किंग प्लाजाज कामयाब नहीं होंगे। और जो वर्किंग पेपर की आप बात कर रहे हैं, ये उन तमाम जगहों पे पार्किंग प्लाजा बन रहे हैं जहां पे अशद ज़रूरत है। शेरा वाला गेट इस वक्त हब है बहुत बड़ा, ये आपकी बिजनेस का। बिल्कुल बिल्कुल। आजम क्लॉथ मार्केट, चूना मंडी, और इसके साथ आपकी ऑटो मार्केट सामने। ये 3 मार्केटें लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट। और वहाँ जो मेरे ख्याल से सर्विस लेने आमिर भाई, वहाँ पर उन्होंने जो है पार्किंग खुद से बनाई हुई है, शायद वहाँ पर ही गाड़ियाँ पार्क होती हैं बाय मेन पे ना। वो एक लाहौर की नामी ग्रामी बदमाश फैमिली है जिसने वो कब्जा किया हुआ है और वो पार्किंग की फीस लेते हैं वहाँ पे, वो एक अलग बात है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि जो सर्कुलर गार्डन है उसको खत्म करके उसकी जगह पर पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। यानी आप बाग को खत्म करेंगे, इसी सर्कुलर गार्डन पे 20 जगहों पे कब्जा है। किसी ने एक मस्जिद बनाई, उसके नीचे दुकानें बना ली, पर सर्कुलर गार्डन गया, उसके साथ साथ मार्केट्स बन गई हैं, ऑटो मार्केट, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अब वो जगह खाली कराएं, वहां पे आप बना लें जो अभी मौजूद है सर्कुलर गार्डन। खुदारा ये लाहौर शहर वालों को, तो अंदरूनी शहर वालों को, क्योंकि मेरी रहायश अंदरूनी शहर की है, तो वहाँ के रहने वालों को तो पहले ही दरख्त और बाग मुयसर नहीं है। तो आप कहीं पे आप शेल्टर होम बनाने जा रहे हैं, आप बाग खत्म करेंगे, किसी जगह पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, वहाँ पे आप उसका कब्जा ले नहीं सकते हैं। तो अभी भी आप पार्किंग प्लाजा के नाम पर वो जगह तो ना लें, कम से कम जो कि इस गार्डन का हिस्सा है, सर्कुलर गार्डन का। जिन जगहों पे कब्जा है वहाँ ले और वहाँ पे बनाएं, उसके बाद किसी को रोड पे गाड़ी खड़ी करने ना दें। लेकिन आमिर भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्किंग प्लाजे बने भी तो कहीं कुछ नजर भी तो आए कि काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, आसिफ जाफरी आप भी जानते हैं कि किस तरह से हम देखते हैं, मार्केटों में चले जाएं, वहां ही बाहर आपको मेन रोड पे गाड़ियां पार्क होती नजर आएंगी, तो उसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम ये पानी ठीक है। जी जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। मिजाज इसमें जो है वो मिजाज तब्दील करने का और रेट पहली बात तो है हमारी अपनी सिविक सेंस, जो मैंने आपको कही है कि हमारा शायद मिजाज नहीं है, उसका एक तरीकाकार है लोग रखें जो रेट जब तक नहीं होगी, आपकी गाड़ी बाहर पार्क हुई उठा लें, एक दफा 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अच्छा आमिर भाई, यहाँ पर आसिफ जाफरी की बात से मुझे याद आया, हमारी ऑफिस की पार्किंग की मिसाल जो है ना वो मेरे सामने है। मैं अक्सर कहती हूँ कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करना मेरे लिए मुश्किल है, मैं इधर गाड़ी पार्क कर दूंगी, लेकिन वहां पे जो मौजूद हैं शख्स जो कोई खास तौर पर तैनात इसलिए किया गया है कि पार्किंग ठीक तरह से करानी है, वो हमेशा मुझे गाइड करता है, नहीं आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, और उसमें भी प्रॉपर फाइन भी रखा गया। मेरे ख्याल से इस तरह से लोगों को पाबंद किया जा अगर आप सख्ती करेंगे, देखो पूरी दुनिया यहाँ पे भी तस्वीर आ जाती है ना, बिल्कुल ये गाड़ी किसकी है, और उसके बाद HR से आ जाता है कि जनाब आपको 400 रुपया 500 रुपया फाइन हो गया। तो सब लोग डरते हैं, पार्किंग में जाते हैं, जो लोग नहीं डरते हैं उनको बार बार फाइन होता है इस बात पे, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी उस सेंस के, जो सिक्स सेंस की बात कर रही है, वो भी उन लोगों में आ जाएगा। पूरी दुनिया में कवानीन की सख्ती के साथ ही
लोगों को अमल दरामद कराया जाता है। लंदन में आमिर भाई अगर 1 घंटे की पार्किंग लिए तो भागते हैं वापस जाके टोकन लगाते हैं। वहाँ तो पार्किंग है, अगर आपने 1 घंटे के लिए वहाँ पार्किंग का टोकन लिया है सर, ये पूरी दुनिया में अब है। घंटे से पहले एक और टोकन लेके लगाएंगे, नहीं तो आपको 50 पाउंड जुर्माना पड़ जाएगा, 100 पाउंड जुर्माना पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी लोगों को जो है वो पाबंद किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है कि ये अगर रूल्स आपके लिए बनाए गए तो इस पर अमल भी करना है। आमिर भाई, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हम देखते हैं हर रोज मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है। हॉल रोड पर भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और 7 प्लाजे सील किए गए हैं। आमिर भाई क्या कहेंगे, 7 प्लाजे सील किए गए हैं और वो भी हॉल रोड पर। बड़ी अच्छी बात है अगर हॉल रोड का मसला एक दफा हल हो जाए। देखिए, ये आपके जो हब हैं, जैसे शालमी है, जैसे हॉल रोड है, जिस तरह से बरकत मार्केट का जिक्र हुआ आपसे पहले, बाकी भी छोटी छोटी जगहों पे जैसे टाउनशिप मार्केट है, ये जितनी मार्केट हैं वहाँ पे पार्किंग का मसला हल करें, तजावुज़ात को ख़त्म करें। देखिए, इन लोगों का ही जो जिनके प्लाजे आज सील हैं, शायद वो इस पर कुछ बोल रहे हों या गुस्से का इजहार कर रहे हों, इन्हीं का कारोबार बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं इसलिए हाल रोड से चीज़ लेने नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हाल रोड पे ना मुझे पार्किंग मिलेगी, रश मिलेगा, मुझे खौफ आएगा मोटरसाइकिल लग ना जाए, गाड़ी अच्छा, ये तो 2-3 बाजार ऐसे नाम सुन के आप कहते हैं कि यहाँ ना जाए, बिल्कुल प्रॉपर टाइम निकालना है। अगर ये लोग अपनी अपनी तजावुज़ात खत्म करें तो इनका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। लेकिन समझ नहीं आती है, अभी तो ताजिर भी एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। 2-3 चीजें तो हमारे कारोबारी हजरात को समझ नहीं आती। एक, अगर वो तजावुज़ात करेंगे तो उनका कारोबार जो है वो मंदे का शिकार होगा। बिल्कुल। दूसरा, वो अपनी टाइमिंग को ठीक करें। मुझे पता हो सुबह 9 बजे खुलेगा, 5 बजे बंद होगा। मैं देखता हूँ हाल रोड पे लोग कैसे नहीं जाते, ऐसे ही। अब आप रात को 12-12 एक कंपटीशन में बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, वो कहता है जी ये पहले दुकान बंद करे, इसको गाहक ना ले ले। अल्लाह पे तवक्कल हम लोगों ने छोड़ दिया, यूरोपियंस ने रख लिया। ऐसे ही। 5 बजे दुकानें बंद करते हैं ना, उनका कारोबार देखें। ये रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक भी बैठे रहे, इनका कारोबार नहीं चमकेगा, रोते रहेंगे कि मंदे का शिकार हैं। हर हुकूमत में आके ये अपने मुतालबात रखते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, लेकिन खुद को सुधारने का काम नहीं करते। तजावुज़ात खत्म हो रही है, मुझे तो बहुत खुशी है। जाफरी साहब को पता नहीं। जाफरी साहब, ये जो 7 प्लाजे सील किए गए हैं, आमिर भाई आपने भी देखे, आप भी देखते हैं, मुस्तकबिल इनका ये है कि दोबारा से वहां पर डीसील भी हो जाते हैं। 2 किस्म की, कोई फॉलो अप ऑपरेशन, 2 किस्म की तजावुज़ात हैं। एक तजावुज़ात जो आमिर भाई ने अभी बताई है, ये प्लाजे जो सील हुए हैं, ये पूरे प्लाजे बने हुए हैं, वहां पर दुकानें हैं, 2000 के करीब लोग जो हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये जो इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं वो शालमी वाली इंक्रोचमेंट है कि आगे जगह, बिल्कुल हाल रोड पे भी वही है, लेकिन ये प्लाजे जो सील हुए हैं ना, इसका जो है सियाको सबाक कुछ और है। वो प्लाजे बने गलत हैं। मिसाल के तौर पे उनकी वो अप्रूवल नहीं ली गई उस तरह की जो है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। इसमें जो मेन कल्प्रेट है, इसमें एलडीए का किरदार भी आता है। मैं यही आ रहा हूँ, इस तरफ आ रहा हूँ कि ये प्लाजे जब बने उस वक्त जो अफसरान थे वो इसमें जिम्मेदार हैं। एलडीए नहीं, कारपोरेशन। बिल्कुल, कारपोरेशन जो है कारपोरेशन। ये चीज चाहे कारपोरेशन हो चाहे एलडीए हो, सरकारी बंदा कोई भी हो, वो उसका जो है जिम्मेदार था। यहाँ पर अब 2 चीजें हैं। शालमी की मैं बात करूंगा, इस खबर को वो इसमें शामिल तो नहीं है, लेकिन मिसाल दूंगा आमिर भाई वाली कि 1934 का नक्शा निकाला गया जब शालमी का ऑपरेशन शुरू किया गया, 1934 का। अच्छा। और ये बात आपके लिए भी नहीं होगी कि गोरे ने इस मार्केट को डिक्लेयर किया था 19वीं सदी में, बाकायदा तौर पर इसको मार्केट बनाया गया था। और 1934 में उसका नक्शा बनाया गया था, बरामदे छोड़े गए थे कि ये दुकान होगी, इसके आगे बरामदा होगा, और ये 1934 के नक्शे रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद है। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है, ये इंडो पाकिस्तान की, तो फिर वो अलॉटमेंट हुई वहाँ पे, जो सारा हिंदुओं का था, उसको आग लगा दी गई। बहुत कम दुकानें थी मुसलमानों की, ज्यादातर दुकानें जो थी अनारकली, शालमी और आपका रंग महल, और ये सारा जो बाजार है, ये सराफा बाजार, और ये सब यहाँ पर 90% हिंदू, बल्कि 95% हिंदुओं की दुकानें थी यहाँ पर। वहाँ से फिर ये अलाट हुई मुसलमानों को।
1934 में इसका नक्शा, फिर 1974 में इसका काम हुआ दोबारा, सही, जब ये रजिस्ट्रियां शुरू हुई। पहले तो ये अलॉटमेंट पेपर जिसे आप वो कहते हैं PT1 पे चलता था ये, फिर 1974 में ये आया, वहां से फिर काम शुरू हुआ गलत। सही, जब लोगों ने रजिस्ट्रियां करा के अपनी जगह बना के जब प्लाजे बनना शुरू हुए, पहले यहाँ प्लाजे नहीं थे, सही, यहाँ पहले सिंगल स्टोरी दुकानों का कॉन्सेप्ट था 1974 तक। उसके बाद जब प्लाजे बने हैं ना, तो प्लाजे वालों ने क्या किया कि बरामदे 39 के प्लाजे भी हैं, 1939 का प्लाजा भी हैं, वो और शालमी में ही मौजूद है। वो जो हैं वो देखिए मखसूस शालमी जो है आमिर भाई, अब जो शक्ल है ना, आप चीजों को पहचानना ही मुश्किल हो गया। आप जिस दिन जाए 1947 में इसको जला दिया गया था, क्योंकि हिंदुओं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और ये क्योंकि है भी हिंदुओं के वक्त का, इसलिए इसको पता भी है। वो इंफॉर्मेशन से अंदाजा लगाया जाता है। ये जला दी गई, इसको दोबारा तमीर किया गया, और 74 तक ये बहाल हुई थी। कई जगह जली हुई थी, लोगों के उस पर कोई कब्जा नहीं था, कोई उस पर अमलदारी में नहीं था, क्योंकि लोगों ने इसकी अलाटमेंट भी नहीं कराई थी। अच्छा, बाद में अलाटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर उसके बाद 2-3 कब्जा माफियाज थे जो बहुत नॉन हैं, और फिर अलहाज भी हो गए वो। मैं नाम लेता हूँ, हाजी मकसूद था 1974 भी में, हैं। हाजी मकसूद था जिसने सबसे ज्यादा वो किया, अकेला वो नहीं, मर गया, ये वो फौत हो गया वो। वहाँ चले, अल्लाह ताला करीके रहमत करें, लेकिन उन्होंने इसकी दाग बेल डाली, और फिर उसके बाद एक ऐसा कब्जों का सिलसिला शुरू हुआ कि ना बरामदे बचे, ना मस्जिदें बची, ना मज़ारात बचे। शालमी में जो आया, और सबसे बड़ी बात कि मंदिर जो थे, और वो बहुत तारीखी मंदिर थे, वो इसलिए नहीं कि इबादत गाहें होती हैं, उनको नहीं गिराना चाहिए, लोगों ने उस पर भी, उन पर भी कब्जा कर लिया। आपके सुबह बाजार वाला मंदिर, आपका आजम क्लॉथ मार्केट वाला तब्दील होती गई। ये जो ऑपरेशन के करीब कहा गया कि स्टेशन बनाया जाएगा, दे रहेंगे, एक ऐसा कैंप कायम किया जाएगा, शहर के दीगर इलाकों में क्यों नहीं किया जा रहा? अब ये कुछ मार्केटें हैं ना, यहाँ पर अगर आपने 7 प्लाजे सील कर दिए हैं, तो आपने फॉलो अप किस तरह से लेना है? वहाँ क्यों नहीं कोई कैंप कायम किया जाता? नहीं, फॉलो अप तो होगा। अब देखें, अगर ये कोर्ट का ऑर्डर है, हाल रोड पे जो कुछ हो रहा है ना, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो रहा है, बिल्कुल, और इसी तरह आपको शालमी में भी कोर्ट के ऑर्डर से करना पड़ेगा। ये वाहिद पहला हमारी ऑपरेशन है आमिर साहब जो इस वक्त सक्सेसफुल तरीके से हुआ है। हमारी अदालतें स्ट्रिक्ट रहें इस पर, और वो बिल्कुल किसी पब्लिक प्रेशर में और पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भाग रही है, अब वो कोर्ट में जा रही है इन ऑपरेशंस को रुकवाने के लिए। अगर वो स्ट्रिक्ट रहें तो लाहौर को उसकी जो हुस्न है वो दोबारा वापस मिल सकता है, और स्पेशली अंदरूनी शहर को। और एक बहुत अच्छी बात आपने ये की कि ताजिरों को भी इस चीज को समझना चाहिए, उनकी भलाई के लिए हो रहा है। आप शालमी में दिन के टाइम मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते, बिल्कुल पैदल चलना। मैं देख रहा था, फुटेजेस देख रहा था, और देख रहा था, एक दुकानदार ने कहा कि मेरे पास रजिस्ट्री है, तो रेहान है हमारे एंकर, उन्होंने न्यूज़ नाइट वाले, उन्होंने पूछा आपके पास कितनी रजिस्ट्री है? उसने कहा 9 फुट की। अच्छा, और उसके लिए आपने शटर कहाँ पे लगाया हुआ है? कहता है उससे 19 फुट आगे। ओहो, 9 फुट की रजिस्ट्री, सही, और उससे 19 फुट आगे आपने शटर लगाया है, इसका मतलब है आप सरकारी 19 फुट जगह पर बैठे हुए। मैं अब आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, ये टेबल जो साइज है ना, टेबल का साइज ये 25 लाख का है, वहां पे इतनी जगह सही, इस टेबल के साइज की, जिसे आप कहते हैं काउंटर। शालमी में कुछ ऐसे बरामदे हैं, और इसे डबल ट्रिपल जगह लोगों ने तजावुजात किए, ये इतनी छोटे छोटे इन्होंने दुकानदारों ने आगे टेबल वाली जगह जो है इतने की बेची हुई है, और वहां पे एक बंदा बैठ के रोज की जो है वो लाख रुपए की सेल कर रहा है। ये इतना लेकिन ये खुशहाल है जिस तरह से एक्टिव ऑपरेशन चल रहा है, अगर इसका फॉलोअप भी रहे तो मेरे ख्याल से इसके अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं। अगली खबर की जानिब जाते हैं। पैरागॉन केस में अबूरी जमानत खारिज हुई है, ख्वाजा सलमान रफीक, साद रफीक को गिरफ्तार किया गया है। जाफरी साहब क्या कहेंगे आप? जी, कल ये वाकया हुआ है, और कोर्ट ने सुबह इस पे जो है वो समाअत शुरू की थी। 2 रुकनी बेंच था, जिसपे समाअत के बाद पहले 2 दिन की तोसी दी गई जमानत में, फिर जो है वो वकला ने कहा कि आज ही बहस करनी है, तो जिस पर जो है दोबारा समाअत शुरू हुई, और फिर नैब ने अपना जो है वो मौक़िफ़ वहाँ पे बयान किया, जो जिसको अदालत ने मानते हुए उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो ख्वाजा बरादरान की ये रद्द कर दी। उसके बाद आखिरकार बारी आ गई। मैं तो कल ये सोची थी, बारहा बचने की कोशिश की गई, लेकिन आमिर भाई बारी आ गई फिर। इस पे मैं तो समझता हूँ अगर किसी ने कोई जुर्म किया है या किसी पर कोई इल्ज़ाम है तो उसको सफाई पेश करनी चाहिए। मुझे हमेशा जो इतराज़ रहा है, 13 तक उनकी ज़मानत थी, ऐसा अचानक क्या हुआ कि 13 से पहले ज़मानत को खारिज करना पड़ा?
फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया, आज उनको कोर्ट में पेश भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर वो आपको लगता ये है, आपको अगर आप आम आदमी की हैसियत से सोचें तो आपको लगता है कि शायद ये वन साइडेड है, शायद 168 का बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं इलेक्शन है, यहाँ क्यों किया जा रहा है, जो ख्वाजा साद रफीक जो सीट छोड़ी थी उसी का इलेक्शन है 168 का, और उनका क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो उससे पहले गिरफ्तार करना मकसूद था। तो इस तरह के चीज़ें जो हैं लोगों के जहनों में नहीं आनी चाहिए। अगर आप एहतसाब करते हैं तो क्रॉस द बोर्ड करें। तमाम पॉलिटिकल और तमाम आपके जो दूसरे अदारे हैं, चाहे वो बहुत ही हसास हैं, चाहे वो गैर हसास हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, तो आपको क्रॉस द बोर्ड जो है ये एहतसाब करना चाहिए। तब आप जाकर अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बनाएंगे। लोगों में इत्मीनान कम होता जा रहा है। नैब इतना अच्छा अदारा है, इस पर इत्मीनान बहाल हुआ था जब इसने डबल शाह को पकड़ा और उसके पैसे जो थे वो लोगों को वापस किए। और सोसाइटीज के अब कितने भारत स्टील मिल के पैसे वापस थे और कितनी लेकिन अब तो आप लोग भी ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ नून लीग कोई, अगर वो ये करेंगे सिर्फ नून लीग का एहतसाब होगा तो फिर उस पर तो लोगों की उंगलियां उठेंगी और ये नहीं उठनी चाहिए थी। अगर आप एहतसाब करते हैं तो क्रॉस द बोर्ड करें, फिर आपको उसमें ज़्यादा जल्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहर के कवानीन में तरमीम ज़रूर होनी चाहिए, सही, और वो ये तरमीम होनी चाहिए कि पहले इन्वेस्टिगेट करें जैसे FIA करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और ये बारहा ये चीज़ हम देख रहे हैं कि लोग भी कह रहे हैं कि तरमीम होनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिसके बाद जो है ऐसी कोई कार्रवाई की जानी। अब हमजा वाला जो वाकया पेश आया, जिनको एयरपोर्ट से वापस भिजवाया गया, खैर ऑफलोड तो नहीं किया गया त्यारे से, वो अभी इमिग्रेशन के मराहल में थे, तो वहीं से उनको कहा गया कि आपका नाम, पहले कहा गया ब्लैक लिस्ट में है, फिर कुछ देर के बाद कहा गया कि नहीं जी ब्लैक लिस्ट में नहीं है, आप ECL में। तो ये आप है पैजली क्यों करते हैं काम? आपको पता है कि अगर आपको गवर्नमेंट ये चाहे कि आप बाहर नहीं जा सकते तो आपका नाम ECL में डाला जाता है और आपको बताया जाता है सही कि भाई आप बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये एयरपोर्ट से लाना, ये ड्रामेबाजी, ये चीज़ें जो हैं ये फिर ख़राब करती हैं। कोई भी अच्छा काम जो है वो पोलिटिसाइज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे और पॉलिटिकल लोग सोचते हैं। सही। अगली खबर की तरफ जाते हैं। बल्दियाती इदारों के असासों की छानबीन करने का फैसला किया गया है। घोष मुलाजमीन की निशानदेही के लिए टीमें तश्कील देने की हिदायत की गई है। क्या कहेंगे आसिफ जाफरी साहब? जब कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो वो अपने से जो उनकी उससे पहले जो गवर्नमेंट होती है उनका एहतसाब कर रही होती है। ये नून लीग ने भी किया, ये हर गवर्नमेंट मोस्टली ऐसा करती है। और इस बात में सच्चाई है कि घोस्ट मुलाजमीन मौजूद हैं। ये कौन हैं ये लोग? ये वो लोग हैं जो सियासी भर्तियों में, जिनकी सियासी भर्तियाँ हुई हैं, जो दफ्तर नहीं आते हैं। सही। ये पिछले दौर में, लेकिन समरात उन्हें पूरे मिलते हैं। तनख्वाह वो अपनी जो है विड्रॉ करते हैं पूरी। ये कौन लोग होते हैं? ये बेसिकली वो कारकुनान होते हैं जो किसी सियासी पार्टी के फ्रंट लाइन पे होते हैं। सही। ये वो लोग होते हैं। इनकी तनख्वाहें, इनकी आगे नौकरियां, ये उनके नारे लगाने वाले होते हैं, ये उनके वोटर सपोर्टर होते हैं और यहाँ पे ये भर्ती हो जाते हैं लेकिन आते नहीं हैं। जब तक हुकूमत होती है उनका जो है वो चलता रहता है सिस्टम। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसमें बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात कहूँगा, मैंने ये बीट की है, ऐसा होता है और बिल्कुल इनका ऑडिट होना चाहिए। ये कहीं का असूल नहीं है कि वो तनख्वाहें लेते जाएं और काम ना करें। लेकिन अच्छी चीज़ है, उसको हाईलाइट तो किया जा रहा है ना। आपका वासा LWMC, ये वो इदारे हैं जहाँ पे इस तरह के मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। दुर्र ने आपने कई बार इसकी खबर भी अपने, लेकिन आमिर भाई फिर अंदर के लोग ही साथ मिले होते हैं ना, तो ये सब कुछ हो रहा है ना। नहीं, मुझे ये घोष मुलाजमीन से ज़्यादा खुशी है कि असासों की छानबीन है, क्योंकि कारपोरेशन की जगह, इतनी जगह थी जो इन मुलाजमीन ने मिलके, या उस वक्त के जो कारबरदाज थे उन्होंने मिलके लोगों को अलाट कर दी। फेल्थ डिपो हुआ करते थे अंदरूनी शहर में। अच्छा। वहाँ मार्केटें, दुकानें बन गई। ये कारपोरेशन की जगह थी और बहुत कीमती जगह थी। एक काउंसलर ने तो फेल्थ डिपो गिरा के अपना मकान बनाया हुआ है। अच्छा। वो गिराने के लिए गए तो वो गवर्नर, उसके बाद खुद को आग, मुंसफ अली नाम उनका, वो आग लगाने चले गए। अच्छा। अब फेल्थ डिपो जितने भी थे शहर के अंदर, वो सारी की सारी कारपोरेशन की जगह थी। वहाँ पे आपने मार्केट्स बनवा दी। अब कूड़ा और करकट कहाँ फेंकेंगे आप? देखें प्रॉब्लम, देखें कहाँ से आती है। ये सासों की छानबीन करें, जो जो जगह कारपोरेशन की हैं और जो जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं, चाहे वो मुलाजिम हैं, चाहे वो उस वक्त के मेयर थे या अब के मेयर हैं या डिप्टी मेयर हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ भी क्रॉस द बोर्ड। मैं तो एक चीज़ और ऐड करूंगा यहाँ पे, आना, मुझे आज से 3 साल पहले जब ये बात पता चली तो बड़ी हैरत हुई। हमारी लोहारी के सामने की जो जगह हैं वहाँ का किराया कितना है? 300 रुपये, 200 रुपये।
दुकान का। नहीं, वो तो आपके माल रोड पे है। वो अगर आप अभी सर भी दयाल सिंह मेंशन चले जाएं तो वहाँ जो किराया है वो अभी भी 250-300 बहुत कम है। मेरे ख्याल से ये अच्छा एक दाम उठाया जा रहा है, जैसे कि आमिर भाई ने कहा किराया भी कम है वक्त भाई किराया आपकी वो उसकी तो चांदी है जो बैठा हुआ है वहाँ पे, वो किराए पे, वो मालिक भी नहीं है। वो उस वक्त 1974 में जो किराया चल रहा है वो जरूर हम इसको आगे भी डिटेल में आने वाले प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी, अगर आप मोबाइल खरीदारी के लिए जा रहे हैं, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास है Vivo V9 यूथ, ये आप खरीद सकते हैं 17,999 रुपए में। नेक्स्ट है जी हमारे पास Vivo Y95, ये आप खरीद सकते हैं 34,999 रुपए। Vivo Y71 19,999 रुपए इसकी कीमत है। जी तो नाज़रीन, अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। सेल्स कहां कहां लगी हैं, कहां जाकर आप सेल्स से फायदा उठा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। जी सबसे पहले लइयर क्लब आप जा सकते हैं, अप टू 70% यहां पर ऑफ है, यहां पर आप जाके सेल से फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जी सना सफीना पर भी आप जा सकते हैं, अप टू 40% यहां पर ऑफ है, यहां पर भी आप जाकर सेल से फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार, तो यहाँ पर प्रमोशन पर आपको क्या मिल सकता है ये आपको बताएंगे। जी तो हाइपर स्टार में आपको बताते चलें जी, प्रमोशन पर कैनोव ऑयल है और इसकी रिटेल प्राइस है 910 रुपए, प्रमोशनल प्राइस है 799 799 रुपए, पूरे 111 रुपए आप इस पर बचा सकते हैं। और इसके साथ जी एरियल यहाँ पर रिटेल प्राइस है इसकी 145 रुपीज, 125 रुपए में आप ये खरीद सकते हैं और इस पर भी आप 20 रुपए बचा सकते हैं। और अब सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। जी तो मार्केट में सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं, तौकीर अकरम से जान लेते हैं। तौकीर बताइएगा, सब्जी और फलों के रेट क्या हैं, दुकानदारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत सब्जियों की कीमतों में आज तकरीबन 2 रुपये इजाफा दिखाई दे रहा है और जो सब्जियों की कीमतें हैं उसमें आलू जो है वो 11 रुपये, प्याज 21 रुपये और टमाटर 25 रुपये, जबकि लहसुन जो है वो 90 से 110 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अदरक जो है वो 172 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि शलजम की बात करें तो 11 रुपये शलजम, सब्ज़ मिर्च जो है वो 93 रुपये, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 64 रुपये, अरवी जो है वो 38 रुपये, जबकि भिंडी 70 रुपये और जो मौसमी सब्जियां हैं जैसे कि मटर हैं वो 20 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि गाजर भी मौसमी सब्जी है वो भी 32 रुपये फ़रोख्त हो रही है, मोंगरे 27 रुपये किलो जो हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह हलवा कद्दू जो है वो 13 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन शहरियों का इस बात से काफ़ी इत्मीनान दिखाई दे रहा है कि सब्जियों की कीमतों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों की निस्बत आज काफ़ी जो हैं वो कीमतें मुनासिब हैं, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि कीमतें मज़ीद अगर कम कर दी जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन इससे भी वो काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों का सबसे ज़्यादा मुतालबा जो है वो यही है कि हर दुकानदार को मुतलका अदारे इस बात से पाबंद करें कि वो अपनी दुकानों पर सरकारी नर्खनामा आवेज़ा करें, ताकि आने वाले तमाम ख़रीदार जो हैं वो इस सरकारी नर्खनामा को देख कर रेट लिस्ट पढ़ें ऊपर से और आसानी के साथ जो है उनको कीमतें भी मालूम हो जाएं और वो अपनी मनपसंद सब्जियां जो हैं वो ख़रीद सकें और दुकानदार भी जो है वो मनमानी कीमतें जो हैं वो भी ना वसूल कर सके। ठीक है तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं आप हमें बता रहे थे और शहरियों का क्या कहना है कि जी सरकारी नर्खनामा आवेज़ा किया जाए ताकि दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल ना कर सके। तो मेरे ख्याल से इस पर भी अमल दरामद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे मीट रेट्स में आपको बताऊँगी।
मीट रेट्स में जी अगर आप जेनिथ शॉप पर जा रहे हैं तो सबसे पहले बीफ यहां से आपको पर केजी मिलेगा 520 रुपए में और बीफ वेंस आपको पर केजी मिलेगा 690 रुपए में। मटन यहां से आप पर केजी खरीद सकते हैं 1288 रुपए में और मटन वेंस आप यहां से खरीद सकते हैं 1860 रुपए में। जी तो इसके बाद चिकन रेट में आपको बताती चलूं जी, जिंदा मुर्गी आप खरीद सकते हैं 162 यानी कि 162 रुपए में। इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 235 रुपए में। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं अंडों की खरीदारी के लिए तो कीमत इसकी ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जी अगर आप रिटेल प्राइस जानना चाह रहे हैं तो 113 रुपए दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं। होलसेल पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से 111 रुपए दर्जन आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे यहाँ से आप 112 रुपए में अंडे जो हैं वो खरीद सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन डिफरेंट करेंसी रेट क्या है वो आपने जाने। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।